हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज तक आपने बहुत सारे सीरियल किलर के विषय में सुना होगा, मैंने भी सुना है। पर आज मैं जिस सीरियल किलर के विषय में बताने जा रहा हूँ, ये गैंग में काम करते थे और इनके ऊपर मूवी भी बनी। और जो मूवी इनकी देखा, थिएटर में ही मूवी देखकर इनके लोग बेहोश होने लगे। और ये इतने खतरनाक थे, इतने खतरनाक लोग कि मैं इसका कहानी आपको जो बताने जा रहा हूँ, जो बयां करने जा रहा हूँ, मुझसे खुद नहीं निकल रहा है कि ये चीज़ें ऐसे भी हो सकती हैं। मैं खुद सोच के हैरान हूँ कि चीज़ें ऐसे भी हो सकती है। दोस्तों, यह कहानी है दंडूपालिया गैंग की। इंडिया में कर्नाटका स्टेट में एक गांव है दंडूपालिया नाम का, और यह बेंगलुरु से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। और बात है 1930 की, 1930 की। दंडूपालिया गांव में एक आदमी आता है, नया आदमी आता है, जिसका नाम था वेंकट स्वामी। वेंकट स्वामी गांव में आते ही 7 एकड़ ज़मीन खरीदता है। और उस समय उसके पास इक्कार्ड गाड़ी थी अपनी खुद की, और बहुत सारे जानवर उसके पास थे, और काफ़ी अमीर था। गांव वालों को देखकर ही लगा कि ये काफ़ी अमीर है। नए होने की वजह से और अमीर होने की वजह से वेंकट स्वामी गांव वालों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी था। पर वेंकट स्वामी ज़्यादा किसी से बोलचाल नहीं रखता था, वे अपने काम से काम ही रखता था वह। और उसकी अमीरियत का क्या राज है, गांव वालों को किसी को कुछ भी नहीं मालूम था। और इसकी इनकम ऑफ सोर्स क्या है, वेंकट स्वामी इतना अमीर क्यों है, ये गांव वाले इस पहेली को समझ ही नहीं पा रहे थे। उसके विषय में ये सब चीज़ें जानने की कोशिश तो कर रहे थे, पर उनको ये चीज़ क्लियर नहीं था। समय बीतता है, कुछ समय बाद दंडूपालिया गांव में अचानक पुलिस आती है और वेंकट स्वामी को गिरफ्तार कर लेती है। वेंकट स्वामी एक नामचीन आदमी, एक धनी आदमी, एक अमीर व्यक्ति, जिसका ख्याति पूरे गांव में था और गांव वालों का विश्वास जीत लिया था। काफ़ी गांव वालों से प्रेम हो गया था, काफ़ी लगाव था। पर गांव वालों को यह बात हजम नहीं हुई कि आखिर वेंकट स्वामी को गिरफ्तार क्यों किया गया। 2 दिन तक वो इस विषय में सोचते ही रहे। 2 दिन बाद मालूम पड़ता है कि वेंकट स्वामी एक बहुत बड़ा गुंडा है और उसके ऊपर हत्या की, रेप की, फिरौती की बहुत सारी धाराएं हैं, बहुत सारी केसेस हैं। तब गांव वालों को जाकर ये चीज़ें क्लियर हुई कि वेंकट स्वामी इतना अमीर कैसे है। और वेंकट स्वामी उसके बाद जेल की सलाखों के पीछे हो जाता है। लगभग ये चीज़ें 6 महीने तक चलती हैं। 6 महीने तक गांव वाले फिर चैन सुख से रहने लगते हैं। और 6 महीने बाद वेंकट स्वामी अचानक जेल से छूट जाता है और फिर दंडूपालिया गांव में आ जाता है। पर इस बार गांव वालों का थोड़ा अट्रैक्शन वेंकट स्वामी की तरफ नहीं था, क्योंकि गांव वाले ऑलरेडी जान चुके थे कि ये एक बहुत बड़ा गुंडा है। हम जिसके साथ पहले उठ बैठ रहे थे, यही गुंडा था। और यह खतरनाक गुंडा है जो रेप करता है, मर्डर करता है, लोगों के पैसे छीनता है। और काफ़ी गांव वाले वेंकट स्वामी से नहीं बोलते थे। और इस चक्कर में वेंकट स्वामी काफ़ी नाराज़ था, काफ़ी गुस्से में था, क्योंकि उसकी इमेज जो गांव वालों के सामने अच्छी खासी बनी हुई थी, अब वो गिर चुकी थी, पूरी उसकी पोल खुल चुकी थी। गुस्से में वेंकट स्वामी अपने 2 दोस्तों को बुलाता है, जो उसके लोकल दोस्त थे। एक का नाम था मुनियप्पा, एक का नाम था हनुमा। और इन्हीं 2 दोस्तों के साथ मिलकर वेंकट स्वामी एक गैंग बनाता है। और इस गैंग में वो बड़ी चालाकी से आदमी और औरत दोनों को शामिल करता है। और वह जहाँ कभी कहीं भी वारदात का अंजाम देता, उसके आसपास के लोकल इलाकों से वो अपने गैंग के लिए कुछ मेंबर चुन लेता। उस गांव के इलाकों से अपने लिए मेंबर बना लेता, अपनी गैंग में शामिल कर लेता। और वेंकट स्वामी काफ़ी हैंडसम था, नौजवान था। कुछ समय बाद वेंकट स्वामी अपनी गैंग की ही एक लीडर, एक महिला से शादी कर लेता है। और उसके 4 बच्चे होते हैं, 3 लड़के और 1 लड़कियाँ। जिसके उपरांत वेंकट स्वामी का जो बेटा था, एक उसमें से
जिसका नाम था नंजारप्पा, वो भी वेंकट स्वामी की तरह उसी के पद चिन्हों पर चलने लगता है और वो भी मारकाट, लूटपाट, रेप, फिरौती ये सब चीज़ें करने लगता है। और इनकी आने वाली जनरेशन भी इन्हीं के पीछे ये सब चीज़ें करती रहती है, ऐसे ही लगी रहती है। 1996 से लेकर 2006 तक इनका जो आतंक था एकदम टॉप लेवल का था और इनके गैंग की क्राइम करने की जो स्ट्रेटजी थी एकदम फिक्स थी। सबसे पहले गैंग की कुछ औरतें गांव का जो अमीर घर होते थे उसके घर रेकी करने के लिए जाती थी। सबसे पहले ये इनकी रेकी करने के लिए जाती थी और औरतें कभी चूड़ी बेचने का तो कभी गोद में बच्चा लेकर भीख मांगने की एक्टिंग करती और ज़्यादातर कोशिश करती कि उस घर के किसी भी व्यक्ति से बात करे और उसके विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करें। और इनका कोशिश ये भी रहता कि जानने की यह घर कितना बड़ा है और कितने लोग रहते हैं और खिड़की और दरवाजे कितने हैं। और मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि इस घर में कहीं डॉग तो नहीं, कुत्ता तो नहीं है, क्योंकि डॉग वैसे भी मालिक का वफादार होता है और इनके सारे किए किराए पर पानी फेर सकता है। ये सारी जानकारी इकट्ठा करके गैंग की जो औरतें थी गैंग के लीडर्स को देती थी और गैंग लीडर्स एक मीटिंग करके उसके बाद वो डिसाइड करते थे कि उनका अगला टारगेट कौन होने वाला है। उसके बाद वो एक डेट फिक्स करते थे, उसके बाद वो पीछे नहीं हटते थे, फिर उस दिन का इंतज़ार करते और फिर जैसे उस दिन की रात आती वो सबसे पहले अपने टारगेट घर के आसपास जितने भी घर हैं उनके दरवाजे लॉक कर देते ताकि शोरगुल मचने पर गांव के लोग उनकी मदद के लिए ना पहुंच सके और उनके काम में कोई बाधा ना कर सके। उसके बाद गैंग के लोग दरवाजे खिड़की पर आरी, कुल्हाड़ी और गैस कटर लेकर अंदर घुसने के लिए रास्ता बनाने की कोशिश करते। जैसे ही खटर पटर की आवाज़ आती घर के अंदर से लोग जग जाते और लाइट जलाने की कोशिश करते और तब उन्हें मालूम पड़ता कि उनके घर की लाइट की कनेक्शन काट दिया गया है और टेलीफोन करने की कोशिश करते। उस समय उन्हें मालूम पड़ता कि उनका टेलीफोन भी काट दिया गया है और तब एंट्री होती डी गैंग, डंडूपालिया गैंग की। दोस्तों उसके बाद गैंग के मेंबर सारा सामान कीमती लूटते और जितने भी कीमती सामान हैं लूट कर एक जगह इकट्ठा करते और घर के जितने भी मेंबर हैं सबको एक जगह इकट्ठा करते। उनके हाथ में जितनी भी कीमती सामान, उनके गले में जितनी कीमती चैन, ये सब चीज़ें होती सब लेते। उसके बाद फिर शुरू होता इनका टॉर्चर। और टॉर्चर सबसे पहले ये आदमी, गैंग के जो आदमी होते ये महिलाओं का रेप करते और महिलाएं जो है आदमियों का। उसके बाद ये घंटों तक चलता। उसके बाद एक घर के एक आदमी को मार देते और गला काट कर। और जब गला काटने की आवाज़ आती, उसके सांस लेने की आवाज़ आती गला काटने के बाद, तो इन्हें बहुत अच्छा लगता, बहुत मज़ा आती। अगर ये किसी को छोड़ भी सकते थे, ये छोड़ने की कोशिश भी करते तो नहीं छोड़ पाते, क्योंकि वो आवाज़ गला काटने के बाद चीखना चिल्लाना इन्हें बेहद पसंद थी। और ये सबको मारकर पूरा सामान लेकर भाग जाते और भागने के बाद सबसे पहला इनका काम होता लूटे हुए सोना चांदी को पिघला देना। पिघलाने के बाद ये सारा सामान की जिम्मेदारी, सारा सोने चांदी की जिम्मेदारी, लूटने की जितने भी चीज़ें थी, लूटी हुई चीज़ें, सारी जिम्मेदारी एक गंगम्मा नामक लेडी की थी। गंगम्मा डंडूपालिया गैंग की एक फीमेल लीडर थी। जो गंगम्मा और जो लूटा हुआ सामान था पूरा उसी के पास रहता था, उसकी पूरी जिम्मेदारी उसी के पास थी। और ये गंगम्मा ही थी जो डिसाइड करती थी कि नेक्स्ट घर टारगेट के लिए, लूटने के लिए या रेकी के लिए कौन सी महिलाएं जाएंगी। दोस्तों उसके बाद ये सबसे मेन बात ये है कि इस टीम के लोग, इस गैंग के जितने भी लोग थे, उनको 5 से 7 भाषाएं आती थी।
दूसरे दिन ये सीधे साधे भोले भाले इंसान बनने की कोशिश करते और दिन में कहीं अपना काम पकड़ लेते। ऐसे ही इनका आतंक चलता रहता और ये काफ़ी समय तक सक्रिय थे। काफ़ी समय तक ऐसे ही इनका काम लूटपाट चलता रहा। पुलिस भी इनके पीछे पड़ी थी, पर पुलिस को कोई भी कामयाबी हाथ नहीं लग रही थी। और तभी कुछ सुनारों द्वारा पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सुनार जो इनके सोने चांदी गहने जेवरात खरीदते थे, उनसे इन्फॉर्मेशन मिलती है इस गैंग के विषय में, और पुलिस इस गैंग के 13 लीडर्स को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उन पर मुकदमा दायर किया जाता है और पुलिस इन पर मुकदमे के साथ सारा सबूत जुटा लेती है। इनको फिर फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। पर ये थे गैंग के परमानेंट लीडर। अभी भी टेम्परेरी बेस पर काम करने वाले इस गैंग के लिए टेम्परेरी बेस पर जो मेंबर थे वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। और इसके बाद अपने मेंबर्स, अपने लीडर्स को फांसी की सज़ा सुनकर ये टेम्परेरी बेस के जो मेंबर थे ये पागल हो जाते हैं और शहर में फिर से एक बार आतंक, मारकाट, लूट, हत्याएं, फिरौती, ये सब चीज़ें फैलने लगती है। और जो जज इन्हें फांसी की सज़ा सुनाए थे वो केस लेने से फिर वापस हो जाते हैं, इनके केस से हट जाते हैं, क्योंकि ये इतने ख़तरनाक लोग थे। और भाई जज की भी फैमिली होती है, वो डर कर इस केस से बाहर हो गए और इसलिए इनका केस 2 साल तक पेंडिंग रहा। इस 2 सालों में पुलिस को मौका मिल गया इनके लोकल मेंबर्स, गैंग के लोकल लोगों को पकड़ने के लिए, और इन 2 सालों में पुलिस ने इनके लोकल गैंग के लोगों को पकड़ के जेल में डालना चालू कर दिया। फाइनली 2 साल बाद एक जज की नियुक्ति होती है। वो काफ़ी साहसी, काफ़ी बुद्धिमान थे। इनकी क्राइम स्टोरी, क्राइम करने की स्ट्रेटजी सब कुछ पढ़ा उन्होंने, सब कुछ देखा। उसके बाद इन्हें फांसी की सज़ा सुना दी, जिसके बाद इनकी फांसी हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद तब जाके दंडूपालिया गांव के लोग को थोड़ा चैन की सांस लिए। वहाँ के लोग थोड़ा भयमुक्त हुए, थोड़ा खुश हुए, और तब जाके दंडूपालिया गांव में अब क्राइम रेट नहीं है, क्राइम पूरा ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी दंडूपालिया गांव की कुछ खतरनाक स्टोरी, क्राइम स्टोरी, जो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना।